हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 डिमांड का पार्ट 2। जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। जी हाँ, अगर आपके एग्जाम टेस्ट जो भी पास में आ रहे हैं उसमें ये इसका तो क्वेश्चन आपके जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल डालेंगे ही डालेंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले क्या कर लो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। चलो आ जाओ। तो जो आज का जो अपना टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड आपको ये बताता है कि व्हेनेवर द प्राइस चेंजेस डिमांड आल्सो चेंजेस। जब भी प्राइस चेंज होती है तो डिमांड में भी क्या आता है, चेंज आता है। व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या है लॉ ऑफ डिमांड? सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेनेवर द प्राइस इंक्रीजेस, जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। व्हेनेवर द प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। व्हेन अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, किसको छोड़ के, सारे फैक्टर्स को छोड़ के और सिर्फ किसके वजह से, प्राइस के वजह से अगर ये चेंज आता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन लॉ ऑफ डिमांड। अब ये लॉ ऑफ डिमांड चलता क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, चलो आ जाओ सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स क्या, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लास्ट क्लास में मैंने समझाया था इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। यानी कि अगर आपकी यहाँ पे प्राइस बढ़ती है, क्या बढ़ती बेटा, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, यस डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, दैट इज सिट्रस पेरिबस। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। इसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज बोला जाता है, क्योंकि प्राइस ना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसमें, परचेज करते टाइम या डिमांड करते टाइम। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ की प्राइस क्या होती है बेटा, बढ़ती है ना, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। और जब भी किसी चीज़ की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। आगे आ जाओ, अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। क्या अजम्पशन है? सबसे पहला दैट प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, यानी जो भी अदर फैक्टर्स थे या जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थे उसमें प्राइस को छोड़ के सभी फैक्टर्स को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया। जैसे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस चेंज नहीं होगी। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी प्राइस कैसी रख दी है अपन ने, कांस्टेंट रख दी है, यानी वो भी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स रिमेन्स द सेम, कंज्यूमर की इनकम भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई फ्यूचर में क्या चेंज होगी बेटा, प्राइस चेंज होगी। और लास्ट क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम, यानी कि सारे के सारे जो अदर्स फैक्टर हैं प्राइस को छोड़ के, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सबको क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, या इनको अज्यूम कर लिया है कि ये क्या है, कांस्टेंट। क्यों? अगर ये भी चेंज होंगे ना तो फिर लॉ ऑफ डिमांड को समझाने में और वो एप्लीकेबल होने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये अज्यूम करा कि सारे के सारे फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स किसको छोड़ के, प्राइस को छोड़ के, वो सब कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो अभी होता क्या है उसके पीछे का मैं तुमको एक अलग से रीज़न बताता हूँ, शायद आपकी बुक में शायद ही मिले आपको। होता क्या है ना बेटा, इकोनॉमी 3 लोगों में बटी हुई है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और कौन सी क्लास, लोअर क्लास। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे इस वे में समझें इस चीज़ को तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब भी किसी चीज़ की प्राइस कम होती है, जब भी किसी चीज़ की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो जो लोअर क्लास के लोग रहते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं, या जो मिडिल क्लास के हैं, और मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास के हैं, जैसे ही उस चीज़ की प्राइस कम होती है तो अब वो उसको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही अगर किसी चीज़ की प्राइस क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो होता क्या है, जैसे ही उस चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो क्या होने लगता है, यस मिडिल क्लास लोग या जो लोअर क्लास लोग होते हैं वो उस चीज़ को खरीद नहीं पाते, वो उनकी इनकम से क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है, इसलिए उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक तो ये वाला रीज़न होता है। एक और जो रीज़न होता है लॉ ऑफ डिमांड का एप्लीकेबल होने का, उसके पीछे का रीज़न होता है जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, क्या होती है, जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है ना तो फिर उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर के लिए क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, इसलिए वो उसको कंज्यूम कैसी करने लगता है, कम करने लगता है। समझ में आया? और जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर को उससे जो सेटिस्फैक्शन है वो कैसी मिलने लगती है, ज़्यादा मिलने लगती है, क्योंकि वो उसको
ज़्यादा खरीद पाता है, इसलिए फिर वो उसे क्या करता है, जैसे ही प्राइस कम हो जाती है तो वो उसे कैसे खरीदने लगता है, ज़्यादा खरीदने लगता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्या देखना है अपने को, ये रहा भाई। तो ये टेबल और डायग्राम, मतलब लॉ ऑफ डिमांड, उसके अजम्पशंस और क्या लिखे आना, टेबल और डायग्राम बनाया ना, क्या मिलेंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, देखो यहाँ पे प्राइस कितनी है 5 और देखो कितनी है 10, प्राइस 4 हो गई, कितनी खरीदने लगे 20, प्राइस 3 हो गई, अब कितनी 30, प्राइस 2 हो गई और अब कितनी 40, और प्राइस 1 हो गई और अब कितनी है 50 है। इज दैट क्लियर। हमेशा जो आपका डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व आपका क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे क्या होता है ना, थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ, चलो। तो ये आपका 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और ये क्या है 5 है। ठीक है, क्या होता है, जैसे जैसे जो प्राइस होती है, क्या होती है, जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है, जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जाती है बेटा, बढ़ती जाती है। समझ में आ गया, क्योंकि जिस चीज़ की प्राइस कम होती है उसकी डिमांड कैसी होती है, ज़्यादा होती है, और जिस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है उसकी डिमांड कैसी होती है, कम होती है। यह अपन ने पिछली क्लास में भी देखा था। बस अब इसी को आपको कहाँ प्लॉट कर देना है, ग्राफ में प्लॉट करके आ जाना है। यहाँ पर आपको क्या ले लेना है, प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या ले लेना है बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड। आ गया समझ में, क्लियर है। तो जैसे जैसे क्या होता जाता है बेटा, जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी, देखो अभी प्राइस 5 है, जैसी प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। जैसी प्राइस और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आया समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, आगे जाओ, अब रीजंस देख लेते हैं। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड क्या है, सबसे पहला रीजन तो क्या है अपना, सबसे पहला रीजन जो है लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी। इफ द कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन ही विल पे मोर, एज अ रिजल्ट कंज्यूमर विल नॉट बी प्रिपेयर्ड to pay the same price of the additional unit of the commodity. Thus, consumer will buy more unit of commodity only when the price falls. समझ में आया, क्लियर है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, अपन ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जैसे जैसे आप एक कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती जाती है, यस, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। तो कंज्यूमर क्या करेगा बेटा, किसी भी कमोडिटी को जब वो खरीदेगा तो उससे मिलने वाली उससे सेटिस्फेक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जब भी अपन मार्केट खरीदने जाते हैं, खास तौर से अपने मम्मियों के साथ, अगर सब्जी ले रही हैं 20 रुपये किलो है, कितने रुपए, 20 रुपये किलो, आलू कितना 20 रुपये किलो, तो वो क्या करती हैं, जैसे ही वो बोलती हैं कि 2 किलो लेंगे 30 के लगा दो, क्या लेंगे, हाँ 2 किलो लेंगे 30 के लगा दो। पहले वाले किलो से जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू दूसरा वाला किलो, इसलिए एज ए कंज्यूमर वी टेंड टू पे लो प्राइस फॉर मोर यूनिट्स। ठीक है ना, जो बल्क डिस्काउंट होता है। तो एज ए कस्टमर अपन क्या करते हैं कि अरे भैया 2 ले रहे हैं और डिस्काउंट दे दो, 3 ले रहे हैं तो और कर दो। होता क्या है, क्योंकि जो आपने पहली यूनिट परचेज करी उससे मिलने से उससे क्या हो गई, सेटिस्फेक्शन कम हो गई, तो दूसरे वाले से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कम मिल रही है। तो जिस चीज़ से अपने को सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है तो अपन उसके लिए पे भी कैसा करना चाहते हैं, कम पे करना चाहते हैं। इधर आओ। तो डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी। इफ द कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन ही विल पे मोर। ठीक है, एज अ रिजल्ट कंज्यूमर विल नॉट बी प्रिपेयर टू पे सेम प्राइस फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। वो एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी के लिए सेम प्राइस पे नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो पहली यूनिट खरीदी है उससे वो सेटिस्फाई हो गया है। अगर वो अब दूसरी यूनिट खरीदेगा तो उससे उसे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, कम मिलेगा, इसलिए उस दूसरी यूनिट के लिए कैसी प्राइस कम पे करना चाहेगा, कम, तीसरी के लिए और कम, चौथी के लिए और कम। समझ में आया, आ जाओ। सो द कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ओनली व्हेन द प्राइस फॉल। ठीक है, कंज्यूमर तभी ज़्यादा कमोडिटी खरीदेगा जब उसकी प्राइस और क्या हो जाएगी, गिर जाएगी या और कम हो जाएगी। आगे आ जाओ। सेकंड क्या है बेटा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। किसका इफेक्ट आता है, यस, सब्सटीट्यूशन का भी इफेक्ट आता है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट रिफर्स टू द सब्सटीट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ द अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। व्हेन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल्स it becomes relatively cheaper as compared to its substitute, assuming no change in the price of the substitute. As a result, demand for the given commodity rises. कभी कभी ये किसकी वजह से होता है, सब्सटीट्यूट गुड्स की वजह से भी होता है। किसकी वजह से, सब्सटीट्यूट गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अपन तो टी की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, टी की। ठीक है, अब हुआ क्या कि है ना, जो आपकी टी है, टी की प्राइस कम हो गई,
किसकी प्राइस कम हो गई है ना, आपकी जो टी है ना, जो टी है, टी की प्राइजेस क्या हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। जैसे ही टी की प्राइजेस कम होंगी ना, उसकी डिमांड और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके पीछे का रीज़न ये है, इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कौन सा गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो महंगा है। देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ द अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। क्योंकि कॉफ़ी के कंपैरिजन में जो चाय है वो और क्या हो गई, और चीपर हो गई। तो व्हेन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूट। तो इसके सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में, यानी कॉफ़ी के कंपैरिजन में टी क्या हो चुकी है, और सस्ती हो गई है। इज दैट क्लियर? तो अब क्या होगा, अपन यहाँ पे ये मान के चल रहा है कॉफ़ी की प्राइस वही है, उसकी कोई प्राइस चेंज नहीं हुई। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर ए गिवन कमोडिटी राइजेस। इस वजह से टी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि अब टी का कंजम्पशन और क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, और वो कॉफ़ी के कंपैरिजन में और क्या हो चुकी है, सस्ती हो चुकी है। तो जब भी एक कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट गुड्स खरीदता है तो वो दोनों में कंपैरिजन करता है। क्या करता है, कंपैरिजन, कि भाई चाय कितने की आ रही है और कॉफ़ी कितने की आ रही है। तो अब उससे कॉफ़ी के कंपैरिजन में चाय उसे और सस्ती मिलेगी, तो वो उसे और खरीदेगा। समझ में आया? क्लियर है? तो इसलिए प्राइस कम होगी तो क्या होगा, यस, प्राइस कम होगी तो और डिमांड बढ़ेगी। और वहीं पे अगर प्राइस ज़्यादा हो गई, क्या हो गई, हाँ, अगर प्राइस ज़्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली टी की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है बेटा, इनकम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, यस, इनकम इफेक्ट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर changes due to the change in the price of the given commodity. When the price of the given commodity falls, it increases the purchasing power, real income of the consumer. As a result, he can purchase more of the given commodity with the same money income. चलो अब देखो ये रियल इनकम क्या होती है। सुनो, मान के चलो कि आपकी जो 10 रुपये इनकम कितनी है, इनकम 10 है, ठीक है, 10 ले लेते हैं, या चलो एक ऐसा फिगर ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा इजी पड़े। चलो इनकम ले लेते हैं 12 रुपये, ठीक है। आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम 12 रुपये, ठीक है। अब आप एक कमोडिटी खरीदते हो, वो कमोडिटी कितने की है बेटा, 4 रुपीज़ पर यूनिट। कितने की है, 4 रुपीज़ पर यूनिट की है। इज डेट क्लियर? यानी कि 12 रुपये अगर पूरी इस यूनिट पे खर्च किए जाएँ तो आप कितनी यूनिट खरीद पाओगे, सिर्फ 3। कितनी यूनिट खरीदोगे, यस, सिर्फ 3 यूनिट खरीद पाओगे। लेकिन अब क्या होगा, अगर मान के चलो इसकी प्राइस 1 रुपये से कम हो जाती है। कितने रुपये से कम हो जाती है, 1 रुपये से, यानी कि अब कितने रुपए की मिल रही है, 3 रुपीज़ पर यूनिट। कितने रुपये, 3 रुपीज़ पर यूनिट मिल रही है। तो अब आप 12 रुपये में कितनी खरीद पाओगे, यस, अब आप 4 खरीद पाओगे। क्योंकि जब भी आपकी कमोडिटीज़ की प्राइजेस क्या होती हैं, कम होती हैं, तो आपकी जो रियल इनकम होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि अब आप 12 रुपये में 4 नहीं, सॉरी 12 रुपये में 3 नहीं, अब आप 12 रुपये में कितनी यूनिट खरीद सकते हो, 4 यूनिट खरीद सकते हो। यानी आपकी जो रियल इनकम है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब भी कमोडिटी सस्ती होती हैं तो क्या होता है, आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है, आपके पास पैसे बचते हैं, तो आप उन पैसों की और एडिशनल यूनिट खरीदते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ठीक है, अभी कितने रुपए की थी, 4 रुपए की थी, तो आप कितनी यूनिट्स खरीद पा रहे थे बेटा, 3 यूनिट्स खरीद पा रहे थे। कितनी यूनिट्स खरीद पा रहे थे, 3। अब कितने की हो गई है, अब 3 रुपये की हो गई है। तो अगर आप अभी भी 3 यूनिट्स खरीदोगे तो कितने की आएंगी, 9 रुपये की आएंगी। अभी भी आपके पास कितने रुपए बचे बेटा, 3 रुपये बचे। मतलब देखा जाए तो आपकी 3 रुपये से रियल इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब आप इस 3 रुपये का इस्तेमाल उसी कमोडिटी को खरीदने में लगाओगे, या उसके जैसी या अदर कमोडिटी को। समझ में आया? तो एक तरह से ये होता है कि क्या होता है, जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस क्या होती है, कम हो जाती है, तो आपकी रियल इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो आप और खरीदने लगते हो। अब इसी का उल्टा कर दो, तो डिमांड कम क्यों हो जाती है, डिमांड कम इसलिए होती है जैसे ही आप किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है। देखो इनकम आपकी 12 ही थी, 4 रुपये की चीज़ अब कितने में मिलने लगी, 6 रुपये में मिलने लगी। तो जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है ना बेटा, आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, आपकी रियल इनकम कम हो जाती है। अब आप 12 रुपये में सिर्फ कितनी यूनिट खरीद पाओगे, सिर्फ 2 यूनिट। ठीक है, ये होता है भाई इनकम इफेक्ट, दैट इज रियल इनकम वाला। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, एडिशनल कस्टमर्स। कौन से कस्टमर्स, एडिशनल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था। इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पीपल, 3 पीपल, रिच क्लास, मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास। वो यहाँ पे आ जाओ। व्हेन ए प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, मैनी न्यू कंज्यूमर्स हु वर नॉट इन position to buy it earlier due to high prices starts purchasing it. In addition to new customers, old customers of the commodity starts demanding more due to its reduced प्राइस। आई बात समझ में कि नहीं आई?
क्या होता है, जैसे ही है ना किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ जाती है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है क्योंकि इकोनॉमी में कितने तरह के लोग हैं बेटा, 3 तरह के, रिच क्लास, मिडिल क्लास और पुअर क्लास। जैसे ही कोई चीज़ सस्ती होती है, जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है, तो जो आपके मिडिल क्लास में भी जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो शायद उस चीज़ को पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो सस्ती हो गई तो अब उस चीज़ को वो भी क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। समझ में आया, तो वो भी उसको क्या करने लगते हैं, खरीदने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी डिमांड क्या हो जाती है, प्राइस कम हुई, डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। प्लस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जो कि पहले उस चीज़ को कम कंज्यूम कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उसकी प्राइस कैसी थी, ज़्यादा थी, लेकिन अब उसकी प्राइस कैसी हो गई, कम हो गई, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो भी क्या करने लगते हैं, ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। जैसे अभी के टाइम पे आप इंटरनेट ले लो, पहले इंटरनेट 1 GB मिलता था 200-300 रुपये का, पूरे महीने भर चलाते थे, और आज के टाइम पे देखो प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, अब रोज़ का 1 GB खत्म हो रहा है ना। चलो आ जाओ, तो यही चीज़ चलती है। 5th वाले पे आ जाओ बेटा, डिफरेंट यूजेस। सम कमोडिटीज़ लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा हैव सेवरल यूजेस, तो सम ऑफ विच आर मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर्स। व्हेन प्राइस ऑफ सच गुड्स से मिल्क increases, its uses gets restricted to the most important purpose, say drinking, and demand for less important use like cheese, butter etc gets reduced। ठीक है, क्या होता है, जैसे ही आपका मिल्क है, मिल्क क्या है, मिल्क का मल्टीपल यूज़ है ना, मिल्क का आप कितनी सारी चीज़ों में यूज़ करते हो, पीने में यूज़ करते हो, उसका चीज़ बनता है, बटर बनता है, पनीर वनीर है कि नहीं, ये सब चीज़ें चलती हैं उसकी। अब यहाँ पे होता क्या है, सुनो, जैसे ही आपकी मिल्क की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, जैसे ही मिल्क की प्राइस बढ़ती है ना, तो क्या किया जाता है, सिर्फ उसको उसी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है जो कि बेसिक चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, आपके घर में जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मिल्क आता है और अगर मिल्क की प्राइजेस क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो सिर्फ चाय कॉफ़ी उसमें इस्तेमाल होगा, ये खीर बनाने में और भी चीज़ें जो होती हैं ना, वो सब बनाने में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घर में उसका कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर जो सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं उसी में ही उसका क्या करा जाएगा, यूज़ किया जाएगा। वहीं पर अगर मिल्क की प्राइस क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए, क्या हो जाए, हाँ, अगर मिल्क की प्राइस कम हो जाए तो क्या होगा, यस, उसका कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़िया सुबह दूध पी रहे हैं, शाम को दूध पी रहे हैं, खीर बन रही है, समझ में आई चीज़ कि नहीं, बढ़िया मिल्क शेक बन रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। प्राइस कम हो गई तो क्या बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। तो जिन चीज़ों का डिफरेंट यूजेस होता है उनका बड़ा असर पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए बेटा, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी अगर महंगी हो जाए, क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी और महंगी हो जाए तो क्या होगा, घर में होता ही होगा, पापा डांट देते होंगे, लाइटें चालू छोड़ देते होंगे, या क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना, अभी के हिसाब से थोड़ी सी क्या है, महंगी है ना। अगर लाइट महंगी है तो क्या होगा, उसका जो कंजम्पशन होगा वो कैसा होगा, कम होगा। सिर्फ उसी कमरे की लाइटें जलेंगी जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, पंखा भी तभी चलेगा, है कि नहीं, एसी चलाएंगे नहीं, कब चलाया जाएगा एसी भाई, हाँ तभी चलाया जाएगा जब बहुत गर्मी लगेगी या वो, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही प्राइस बढ़ी, यस, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आया। और वहीं पे अगर प्राइस क्या कर दो, कम कर दो, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है कि नहीं। बढ़िया लाइटें चल रही हैं, खूब पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, लाइट सस्ती कर दो, खूब एसी चल रहा है, सोलर लगा लो, है कि नहीं, एसी चल रहा है। समझ में आया, क्लियर। ये होता है मल्टीपल डिफरेंट यूजेस में। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, चलो अब बात करेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड मतलब यहाँ पे क्या नहीं लगता, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। जी हाँ, यहाँ पे मतलब क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड भी घटेगी। आया समझ में, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। तो वो एक्सेप्शन क्या है, सबसे पहला है बेटा गिवन गुड्स। कौन से गुड्स, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं, गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि इंफीरियर गुड्स होते हैं, जो कि अपनी इनकम का मेजर पार्ट उन्हीं के ऊपर खर्च किया जाता है। देखो, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड्स लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड देयर डिमांड राइजेस विद एन इंक्रीज इन द प्राइस एंड डिमांड फॉल्स विद द डिक्रीज इन द प्राइस। जैसे ही क्या होता है, जैसे इंडिया के केस में अगर मैं बात करूं, वीट, कौन है, वीट और राइस, इज दैट क्लियर। इंडिया के केस में वीट और राइस कौन से तरह के गुड्स हैं बेटा, इंफीरियर गुड्स हैं। कौन से गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स। अब होता क्या है, जैसे ही इनकी प्राइसेस बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, जैसे ही इनकी प्राइसेस बढ़ जाती है तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ये कैसे हो रहा है सर, सुनो, इसके पीछे का रीजन ये होता है बिकॉज दीज आर बेसिक गुड्स। ठीक है, आपके घर में कुछ बने ना बने, रोज रोटी बनती है, क्या बनती है, रोटी बनती है बेटा। जैसे ही है ना इनकी प्राइसेस बढ़ जाती है ना, तो कंज्यूमर इनके ऊपर जो खर्चा है ना वो और बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि होता क्या है, वीट के प्राइस बढ़ने के वजह से वो बाकी अदर कमोडिटीज क्या नहीं कर पाता, खरीद नहीं पाता,
समझ में आया? क्योंकि देखो रोटियां तो रोज ही बनेंगी ना, रोटी तो क्या बननी है अपने यहाँ पे, रोज ही बननी है। इंडियन हाउस होल्ड में आप इधर तो इधर रोटियां बनती हैं और आप नीचे चले जाओ तो वहां पे वो डोसा और उनका वो रोज बनना होता है। समझ में आया? तब हुआ क्या, जैसे ही वीट की प्राइस बढ़ी, वीट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड और बढ़ जाती है। उसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि वीट की प्राइस जैसे ही बढ़ गई है तो जो अदर गुड्स हैं, इनकम इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, जो कि अपन ने यहाँ पे देखा था, कहाँ पे देखा था, ये इनकम इफेक्ट की वजह से क्या होता है बेटा, कंज्यूमर की जो रियल इनकम होती है ना वो क्या हो जाती है, सॉरी, कंज्यूमर की जो रियल इनकम होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आया? और ये अपने डेली कंज्यूम करने वाले गुड्स हैं, तो अगर इनकी प्राइस बढ़ती है ना तो इनका कंजम्पशन और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यस, इनकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही इनकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही इनकी प्राइस कम होगी तो अपनी इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इनको थोड़ा सा कम करके अपन क्या अदर गुड्स खरीदने लगते हैं। ठीक है, कि चलो आज रोटी नहीं बनाएंगे, आज है ना ये बना लेंगे, आज कुछ और बना लेंगे, बर्गर बना लेंगे, चाउमीन बना लेंगे, तो ये चीज करने लगते हैं अपन। और जैसे ही इनकी प्राइसेस बढ़ जाती है तो अपन, क्योंकि ये तो रोज ही बनना है तो इसलिए इनको और ज्यादा खरीदा जाता है। ठीक है, और जो बाकी जो चीजें थी इनकम इफेक्ट की वजह से अपन उनका कंजम्पशन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और इनका कंजम्पशन अपन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये होते हैं आपके कौन से गुड्स, given goods. So these are special kind of inferior goods which the consumer spends large part of his income and their demand rises with increase in price and demand falls with decrease in price. Second क्या होता है बेटा, status symbol, that is goods or goods of ostentation. ठीक है, चलो तो स्टेटस सिंबल गुड्स या गुड्स ऑफ ऑस्टेशन क्या होते हैं बेटा, द एक्सेप्शन, सॉरी दीज आर एक्सेप्शन रिलेटेड टू सर्टेन प्रेस्टीज गुड्स विच आर यूज्ड एज ए स्टेटस सिंबल। इज दैट क्लियर? कुछ गुड्स होते हैं जिनसे क्या जुड़ा होता है, स्टेटस सिंबल जुड़ा होता है। पहले बड़ा, अब तो खैर इतना नहीं है, लेकिन पहले आईफोन से बड़ा क्या जुड़ा होता था, स्टेटस जुड़ा होता था। इज दैट क्लियर? या कुछ लोगों का क्या होता है कि जितना महंगा गुड्स तो उतना ज्यादा उनका क्या दिखता है, स्टेटस दिखता है, महंगी गाड़ी। इज दैट क्लियर? तो जो महंगी महंगी गाड़ियां रहती हैं उनका यहाँ पे क्या नहीं चलता, लॉ ऑफ डिमांड से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो क्या दिखाते हैं, स्टेटस सिंबल दिखाते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़े घर खरीदते हैं, क्योंकि वो चीजें किससे जुड़ी होती हैं, स्टेटस सिंबल से जुड़ी होती है। तो वो जितना महंगा उतनी उसकी क्या होती है, उस मतलब स्टेटस सिंबल से जुड़ा होता है, तो डिमांड भी उसकी उतनी होती है। थर्ड देख लो, फियर ऑफ शॉर्टेज। किसका शॉर्टेज? यस, फियर ऑफ काय का हो रहा है भाई, शॉर्टेज का अगर फियर हो रहा है। कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम पे हुआ था, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, जैसे ही कोरोना या लॉकडाउन लगने वाला था तो फियर ऑफ शॉर्टेज आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, चाहे प्राइस बढ़ भी रही थी ना तो भी डिमांड कैसी थी, ज्यादा थी। तो एक ये होता है फियर ऑफ शॉर्टेज। इफ ए कंज्यूमर एक्सपेक्ट ए शॉर्टेज और स्केर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, देन दे वुड स्टार्ट बाइंग more and more of that commodity in the current period even if their prices are rising. The consumer demand more due to fear of further rise in the prices. Is that clear? तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करता है, जब उसे लग रहा है कि यार फ्यूचर में क्या हो सकती है, प्राइसेस और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इज दैट क्लियर? भले ही अभी भी बढ़ रही हैं, तो उसे क्या लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस और क्या हो जाएंगी, और बढ़ जाएंगी, इसलिए वो अभी जो प्राइस होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेता है, खरीद लेता है। इज दैट क्लियर? तो एक फियर ऑफ शॉर्टेज भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर अगर प्राइस बढ़ भी रही होती है तो भी उसको क्या कर लेता है, खरीद लेता है। ठीक है, आ जाओ। फोर्थ क्या होता है बेटा, इग्नोरेंस। कुछ कंज्यूमर्स कैसे होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं। सम कंज्यूमर्स may buy more of the commodity at a higher prices when they are ignorant of the prevailing prices of the commodity in the market. कुछ कंज्यूमर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर ये कंज्यूमर्स अमीर होते हैं। इज दैट क्लियर? अगर प्राइस उन्हें कहीं पे ज्यादा भी मिल रही है तो भी वो उसको क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, भले ही मार्केट में प्राइस कैसी हो, कम हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता 10 20 100 रुपए से। इज दैट क्लियर? तो इग्नोरेंस भी होता है। एक क्या होता है बेटा, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पे भी नहीं चलता बेटा क्या, लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता। अगर कोई चीज आपके लिए जरूरी है, समझो दवाइयाँ, दवाइयाँ अपने लिए जरूरी हैं। इज दैट क्लियर? वो अपनी क्या बचाएंगे, लाइफ बचाएंगे। तो उस टाइम पे आप ये नहीं सोचोगे कि इसकी प्राइस बढ़ रही है तो मैं इसका कंजम्पशन क्या कर दूं, कम कर दूं। आप बाकी चीजों का कंजम्पशन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, लेकिन आप इसका कंजम्पशन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इधर आओ। So another exception occurs in the use of such commodities which become necessity of life due to their constant use. ठीक है, वो जो गिफन गुड्स था ना, गिफन गुड्स में भी आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि जो अपने यहाँ का व्हीट है, राइस है, वो क्या है बेटा, एक तरह से नेसेसिटी बन गई है। अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी भी ना तो भी उसकी जो अपन कंजम्पशन है वो कैसा करेंगे, ज्यादा ही करेंगे। वैसे ही यहाँ पे जो नेसेसिटी वाले गुड्स होते हैं वो अपने लिए क्या हो जाते हैं बेटा, वो उनके कांस्टेंट यूज के वजह से अपन को क्या करना पड़ता है, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ भी जाए,
क्या हो जाए, अगर उनकी प्राइस बढ़ भी जाए तो भी अपन को उनका क्या करना होता है, कंजम्पशन करना पड़ता है। जैसे पेट्रोल डीजल, भले ही उनकी प्राइसेस बढ़ गई है लेकिन अभी भी उनका कंजम्पशन कैसा है, जैसा है वैसा ही है ना। तो कुछ नेसेसिटी ऑफ लाइफ की चीजें होती हैं, मेडिसिन हो गई, ये सब चीजें हो गई, इन सब की अगर प्राइस बढ़ेगी भी तो भी आप क्या करोगे, उनको कंज्यूम करोगे ही, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। चलो भाई, अब ये डिमांड कर्व जो है ना, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब इसी डिमांड कर्व में क्या होगा, मूवमेंट होगा। या तो डिमांड कर्व और ऊपर चला जाएगा, या तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। चलो आ जाओ, वो देखते हैं ये कब होता है बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पढ़ाया था मैंने, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी जब सिर्फ किस में चेंज होगा, प्राइस में चेंज होने के वजह से। मैंने बोला था क्वांटिटी का रिलेशन किससे होता है बेटा, प्राइस से। क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कब होता है बेटा, जब किस में चेंज होता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से। या तो डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, मतलब अपवर्ड मूव करता है, या डिमांड कर्व डाउनवर्ड मूव करता है। आ जाओ, so when quantity demanded of a commodity changes due to change in its price keeping other factors constant, it is known as change in quantity demanded. It is graphically expressed as movement along the same demand curve. समझाया था कि नहीं समझाया था, change in quantity demanded फर्स्ट पार्ट में समझाया था। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होती है, जब से प्राइस की वजह से, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से जब क्वांटिटी डिमांड में क्या आता है बेटा, चेंज आता है। और अदर फैक्टर्स कैसे होते हैं, यस अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इधर आ जाओ। सो देयर कैन बी आइदर ए डाउनवर्ड मूवमेंट, कैसा मूवमेंट हो सकता है, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है, और या तो क्या हो सकता है, अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, एक क्या होता है बेटा, एक्सपेंशन इन डिमांड। डिमांड क्या हो रही है बेटा, एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट। और एन अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। या तो देखो, एक्सपेंशन मतलब या तो डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब या तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। चलो, अलोंग द सेम डिमांड कर्व, किसमें, सेम डिमांड कर्व। लेट अस अंडरस्टूड द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ द फिगर। चलो इधर देखो, ठीक है, जब भी क्या होता है ना, जब भी प्राइस क्या होती है, कम होती है, जब भी प्राइस कम होती है तो देखो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर, मतलब कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में जब भी प्राइस क्या होगी, कम होगी, तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, यस जैसे ही अपनी डिमांड बढ़ेगी तो क्या होता है बेटा, जो आपका जो डिमांड कर्व है, आप इसे चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, है ना। देखो पहले ये थी, ठीक, अब प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, अब यहाँ आ गई, ये देखो, अब अपन यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, ये देखो, तो ये क्या हो गया बेटा, जैसे ही प्राइस कम हुई तो आपका जो डिमांड कर्व है वो किस तरफ मूव कर रहा है बेटा, डाउनवर्ड, ठीक है, ठीक है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट कब करता है, जब क्या होती है, प्राइस कम हो जाती है, प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई बात समझ में, क्लियर है। अब अपवर्ड मूवमेंट कब करेगा, उल्टा कर दो, जब प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। जब प्राइस बढ़ती है, क्या बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ जाती है। देखो प्राइस अभी यहाँ थी, अब प्राइस क्या हो गई बेटा, प्राइस बढ़ गई। जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो यहाँ आ गई, अब देखो ये देखो, तो अब डिमांड कर्व कैसा मूव कर गया बेटा, अपवर्ड मूव कर गया, ठीक है। आ जाओ, तो लिखा है इधर, एक्सपेंशन इन डिमांड इज शोन बाय डिमांड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, क्वांटिटी डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ to OQ1 ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस फ्रॉम OP to OP1। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन तब होता है आपकी डिमांड में जब क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब आपकी डिमांड क्या हो रही है, कम। अपवर्ड मूवमेंट मतलब प्राइस बढ़ गई, क्या बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, लेकिन आपकी क्या बोलते हैं, हाँ प्राइस बढ़ गई, जिसकी वजह से आपकी डिमांड क्या हो गई बेटा, कम हो गई। डिमांड क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट, यानी डिमांड आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल इसका एक्सप्लेनेशन लिखा रखा है, ये देखो क्या लिखा है कि कॉन्ट्रैक्शन in demand shown by upward movement from A to C. Quantity demanded falls from OQ to OQ2 due to rise in the prices from OP to OP2. OP से OP2 प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कैसा हो गया बेटा, अपवर्ड हो गया। और अपवर्ड होगा तो उससे आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है, यही अपवर्ड मूवमेंट के बारे में दिया है, ठीक है। सो व्हेन द प्राइस राइजेस टू, ये पूरा अपना हो चुका है, ठीक है। सो व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ओपी, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम OQ टू, चलो ये तो मैंने आपको समझा दिया है ना, ठीक है। ये रहा आपका डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब जब डिमांड कर्व डाउन करेगा, डाउनवर्ड करेगा, तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, मतलब प्राइस कम हो रही है और डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया।
ठीक है। चलो अब आ जाते हैं कहाँ पे बेटा, एक्सपेंशन इन डिमांड। किसका, एक्सपेंशन इन डिमांड। तो एक्सपेंशन इन डिमांड कब होता है, अपन ने वही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन अब बस इसमें देख लेते हैं। एक्सपेंशन इन डिमांड कब होता है, जब आपकी प्राइस मतलब एक्सपेंशन, डिमांड क्या हो रही है बेटा, यस डिमांड आपकी बढ़ रही है। तो कब बढ़ेगी डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड रिफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब आपकी डिमांड क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। और डिमांड बढ़ती कब है, जब प्राइस क्या होती है, कम, प्राइस कम हो रही है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसे क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन इन डिमांड। देखो जैसे यहाँ पे प्राइस कितनी है, प्राइस 20 है और तब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 100 यूनिट्स। अब प्राइस कितनी है, अब प्राइस 15 है, अब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 150 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स, 150 यूनिट। देखो तो जैसे ही आपकी प्राइस कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बढ़ गई है। देखो, इज दैट क्लियर। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होता है, एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व में डाउनवर्ड होता है। किस तरफ होता है, डाउनवर्ड। समझ में आया, क्लियर। चलो नेक्स्ट, एक्सपेंशन का एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन का उल्टा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड क्या हो रही है, कम। डिमांड कम कब होती है, जब प्राइस बढ़ जाती है। देखो वही लिखा है, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रिफर्स टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स क्या है बेटा, अदर फैक्टर्स कैसे रहने वाले, अदर फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो इट लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, अपवर्ड मूवमेंट होता है। सुनो, तुमको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस क्या बनाओ, एक ग्राफ बना लो। ठीक है, इसमें आप क्या कर लो कि जैसे एक बना लो, ये हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको प्राइस को क्या करना है बेटा, बढ़ाना है। जैसे ही आप, ये प्राइस है अपना, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे प्राइस को बढ़ाओगे तो ये यहाँ टच करेगा और यहाँ से इसको बना दो। पहले आपका डिमांड कर्व क्या था बेटा, यहाँ पे था, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं ए। अब ये देखो, ये दिखा रहा है क्या हो रहा है, कैसा मूवमेंट हो रहा है, ये देखो। इट लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट कैसा हो जाता है, अपवर्ड हो जाता है। ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसे क्या बोला जाता है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को इसे क्या बोला जाता है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोला जाता है। इट कैन बेटर अंडरस्टूड फ्रॉम टेबल एंड फिगर। ये मैंने टेबल और फिगर बना दिया। आया समझ में कि नहीं आया बेटा। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। डिमांड कम कम होती है जब प्राइस कम होती है, तो सॉरी, जब प्राइस बढ़ जाती है। जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है बेटा, डिमांड कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो उसके वजह से ये जो पॉइंट्स हैं वो रटने की जरूरत नहीं है, बस क्या करो, बना के देख लो, अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या होता है, डिमांड कर्व में क्या आ जाता है बेटा, शिफ्ट आ जाता है। डिमांड कर्व में शिफ्ट कब आता है, डिमांड कर्व में शिफ्ट तब आता है जब प्राइस को छोड़ के, किसको छोड़ के, यस, जब प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स यानी इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन सब में चेंजेस आने के वजह से जो डिमांड कर्व में क्या आता है बेटा, शिफ्ट आता है। उसे क्या बोला जाता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड, जो कि अपन ने कल, मतलब सॉरी कल नहीं, फर्स्ट पार्ट में भी अपन ने देखा था। देखो, so when the demand of a commodity changes due to change in any factor other than own price of the commodity, it is known as change in demand. It is expressed as shift in demand curve. ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई। क्या लिखा है, जो मैंने आपको समझाया वही लिखा है ना। मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी, मतलब एक तरह से चेंज इन डिमांड जब आता है वो तब आता है, उसकी प्राइस की वजह से नहीं आता। यहाँ पे जो अदर फैक्टर्स है, देखो, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी उसकी प्राइस को छोड़ दो, उसकी प्राइस को छोड़ दो, आप उसकी प्राइस को साइड में रख दो। बस किस किस में, अगर किस में चेंज आ रहा है बेटा, उसके अदर फैक्टर्स में। अभी यार बोला ना, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, की फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी कम होगी। इन सब चीजों की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसे बोलते हैं चेंज इन डिमांड अदर देन इट्स ऑन प्राइस, उसकी खुद की प्राइस को छोड़ के। ठीक है, आ जाओ। तो क्या होता है बेटा, रीजंस, वेरियस रीजन दे रखे हैं बेटा, रीजंस, वेरियस रीजंस फॉर शिफ्ट इन डिमांड कर। पहला क्या बेटा, चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन से गुड्स की प्राइस में चेंज आ रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसके वजह से शिफ्ट होना।
change in income of the consumer, change in price of complementary goods, change in taste and preferences, expectation of change in price in future, change in population, change in distribution of income, या change in season and वेदर। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपको याद हो तो ये सारे के सारे अदर रीजंस हैं, अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, किनको छोड़ के बेटा, प्राइस को छोड़ के। तो इनमें जब चेंज आता है तो इनके चेंज के आने के वजह से अपना जो डिमांड कर्व होता है वो शिफ्ट हो जाता है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो सुनो, राइटवर्ड शिफ्ट यानी पॉजिटिव, राइटवर्ड शिफ्ट यानी इंक्रीज हो रहा है डिमांड में, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी क्या होता है, नेगेटिव, लेफ्ट हैंड नेगेटिव, ऐसे करके कि लेफ्ट हैंड शिफ्ट होता है यानी क्या हो रहा है, आपकी डिमांड में क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। इधर आओ। सो इंक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू, अब यहाँ पे डिमांड में क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, किसके वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से, है ना, और उसकी खुद की प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है। सो इंक्रीज इन डिमांड रिफर्स टू राइज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी कॉज्ड ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी उसकी खुद की प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनके वजह से उसकी प्राइस में क्या, सॉरी, उसकी डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, और क्या हो रही है, बढ़ रही है। So in this case, demand rises at the same price and demand remains same even at a higher prices. So increase in demand leads to rightward shift in the demand curve as seen in figure 1. यानी कि यहाँ पे क्या होता है, प्राइस वही है, प्राइस क्या है, वही है, प्राइस वही है, लेकिन उसी प्राइस में इसकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, बढ़ गई। इसी प्राइस में इसकी जो डिमांड क्या है वो बढ़ गई। उसके पीछे का रीजन है बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कौन सा गुड, सब्स्टिट्यूट, जैसे फॉर एग्जांपल टी और कॉफी है, कौन कौन है, टी है और कौन है, कॉफी है। ठीक है, चाय और कॉफी। अब होता क्या था भाई, घर में चाय भी आ रही है और घर में क्या आ रही है, कॉफी भी आ रही है। अब हुआ क्या कि कॉफी की प्राइस बढ़ गई, किसकी प्राइस बढ़ गई, यस, कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, यस, टी की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि टी का जो डिमांड कर्व है वो कौन सी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। उसके पीछे का रीजन है, जैसे ही कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो जो कुछ लोग पहले कॉफी अफोर्ड कर पा रहे थे या कॉफी खरीदते थे, अब वो कॉफी नहीं खरीदेंगे, दे विल शिफ्ट टू टी। वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, यस, टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस वजह से उसकी प्राइस, समझ में आ गया, क्लियर है, इस वजह से उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, यस, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। क्लियर आया समझ में, एक एग्जांपल देके समझाया। चलो डिक्रीज इन डिमांड इसी का ले लेंगे। डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड किस वजह से हो रहा है, वो रिफर्स टू फॉल इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डिमांड में क्या हो रही है, कमी हो रही है, डिमांड कम हो रही है, कॉज्ड ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, किनके वजह से बेटा, अदर फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर देन प्राइस मतलब उसकी खुद की प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। इन दिस केस डिमांड फॉल्स एट सेम प्राइस और डिमांड रिमेन्स सेम इवन एट द lower price. It leads to leftward shift in the demand curve. It can be better understood from the table and figure. देखो यहाँ पे बेटा प्राइस पहले कितनी थी 20, ठीक है, डिमांड कितनी थी 100 यूनिट्स। अब प्राइस अभी भी कितनी है 20, लेकिन इसकी डिमांड क्या हो गई, देखो कम हो गई, डिमांड क्या हो गई इसकी, कम हो गई। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, वही आप सब्स्टिट्यूट गुड्स उठा लो, क्या उठा लो, सब्स्टिट्यूट गुड्स उठा लो। सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे उठा लो, फॉर एग्जांपल कि क्या हुआ कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स था, टी और कॉफी का एग्जांपल लेके चल रहे थे ना अपन, अदर फैक्टर, टी और कौन है, हाँ यहाँ पे भी टी और कॉफी ले लो। अब हुआ क्या यहाँ पे कि टी जो है ना, टी की प्राइस तो वही है 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। कॉफी की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। अब कॉफी की प्राइस कम हो गई तो अब क्या होगा, यस, अब कॉफी की प्राइस कम हो गई ना, तो जो लोग चाय पीते थे अब वो सोचेंगे कि यार चलो अब तो कॉफी सस्ती हो गई, थोड़ी क्या ले लें, कॉफी ले लें। तो अब वो लोग क्या खरीदने लगेंगे, यस, वो अपनी टी को किसके साथ सब्स्टिट्यूट करने लगेंगे, कॉफी के साथ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्योंकि किसकी प्राइस कम हो गई, कॉफी की प्राइस कम हो गई। मतलब बिना इसकी प्राइस में कोई असर हुए, सिर्फ इसकी प्राइस, किसके, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस हो गई चेंज, इसके वजह से इसकी क्या हो गई बेटा, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। आ गया समझ में, क्लियर है। तो अदर फैक्टर ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये हुआ होगा, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतना काफी है ना। तो अपन ने ये सब चीजें डिस्कस कर ली। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में या वो चीज आपको मैं अलग से क्लिप बना के मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया, बढ़िया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।